रत्नागिरी की सुनहरी और विस्तृत भूमि पर सूर्य की पहली किरणें बिखर रही थीं, जिससे गेहूं की बालियां सोने की तरह चमक रही थीं और ठंडी हवा के झोंकों के साथ लहरा रही थीं। विक्रम अपने खेतों के बीच खचा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और संतोष का भाव था, जो केवल उस व्यक्ति में हो सकता है जो अपनी धरती से गहरा प्रेम करता है। वह देखने में एक साधारण किसान लग रहा था, जिसके कपे मिट्टी से सने हुए थे और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक और बुद्धिमत्ता थी जो किसी अनुभवी विद्वान या बांभे रणनीतिकार की याद दिलाती थी। विक्रम ने झुककर एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और उसे अपनी हथेलियों के बीच मसला, जैसे वह उस मिट्टी की गुणवत्ता और नमी को परख रहा हो, जो उसके लिए किसी बहुमूल्य रत्न से कम नहीं थी। खेतों के बीच बनी पगडंडी पर अनन्या धीरे से चलते हुए आ रही थी और उसके हाथों में विक्रम के लिए दोपहर का भोजन था, जिसे उसने बांभी प्रेम से तैयार किया था। अनन्या शहर की चकाचौंध से दूर इस ग्रामीण परिवेश में भी किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी और उसकी सादगी ही उसका सबसे बड़ा आभूषण थी। वह विक्रम को दूर से देख रही थी और उसके मन में उस पुरुष के लिए अपार सम्मान और प्रेम उमड़ रहा था, जिसने अपने जीवन को इस मिट्टी के लिए समर्पित कर दिया था। अनन्या जानती थी कि विक्रम के पास वह सब कुछ है जो एक आदर्श जीवन साथी में होना चाहिए, जैसे कि धैर्य और ईमानदारी तथा एक ऐसा दिल जो दूसरों के दुख को समझ सके। वह उसके पास पहुंची और मुस्कुराते हुए उसे देखा, जिससे विक्रम की थकान पल भर में गायब हो गई। विक्रम ने अपने काम को वहीं विराम दिया और पास ही स्थित एक पुराने नीम के पेड़ की घनी छांव में अनन्या के साथ बैठ गया, जहां हवा में ठंडक और ताजगी थी। अनन्या ने भोजन का डिब्बा खोला और विक्रम को अपने हाथों से खाना परोसा, जबकि विक्रम उसे स्नेह भरी नजरों से देख रहा था और उनके बीच बिना कुछ कहे ही बहुत सारी बातें हो रही थीं। यह समय उनके लिए दिन का सबसे सुकून भरा समय होता था, जब वे दुनिया की चिंताओं से दूर होकर केवल एक दूसरे के साथ होते थे और भविष्य के सुनहरे सपने बुनते थे। विक्रम ने अनन्या से पूछा कि आज वह इतनी शांत क्यों है, क्योंकि उसकी आंखों में हमेशा रहने वाली चमक आज कुछ फीकी लग रही थी और माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। अनन्या ने एक गहरी सांस ली और अपनी नजरें झुका लीं, क्योंकि वह जानती थी कि जो खबर वह सुनाने जा रही है वह उनके इस शांत जीवन में तूफान ला सकती है। उसने धीमी आवाज में बताया कि उसके माता और पिता आज शहर से यहां आ रहे हैं ताकि वे विक्रम से मिल सकें और यह तय कर सकें कि वह उनकी बेटी के लायक है या नहीं। अनन्या के माता और पिता दिल्ली के बहुत बड़े और अमीर लोग थे, जो हमेशा अपनी दौलत और रुतबे का प्रदर्शन करते थे और उनके लिए इंसान की कीमत उसके बैंक खाते और कपों से तय होती थी। अनन्या को डर था कि वे विक्रम की सादगी और उसके किसान होने की वजह से उसका अपमान करेंगे और उसे अस्वीकार कर देंगे, क्योंकि वे हमेशा से चाहते थे कि उनकी बेटी किसी बड़े उद्योगपति से विवाह करे। विक्रम ने अनन्या की बातों को बहुत ध्यान से सुना, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट या चिंता का कोई भी निशान नहीं आया, बल्कि वह और भी अधिक शांत और गंभीर हो गया। उसने अनन्या का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे भरोसा दिलाया कि उसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्य और ईमानदारी का साथ देने वाले को कभी झुकना नहीं पाता है। विक्रम ने कहा कि अगर उसके माता और पिता आ रहे हैं तो यह हमारे लिए खुशी की बात है और हम उनका स्वागत उसी तरह करेंगे जैसे अपनी संस्कृति में अतिथियों का किया जाता है। विक्रम यह अच्छी तरह जानता था कि अनन्या के माता और पिता उसे केवल एक गरीब किसान समझकर आंकेंगे, लेकिन वह अपनी असलियत को अभी छिपाकर रखना चाहता था ताकि वह उनके असली स्वभाव को देख सके। अनन्या विक्रम के इस आत्मविश्वास को देखकर हैरान थी, लेकिन उसके मन के किसी कोने में अभी भी एक अनजाना डर बैठा हुआ था, जो उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। वह जानती थी
कि उसके पिता मिस्टर मल्होत्रा कितने कठोर और अभिमानी व्यक्ति हैं, जो अपने सामने किसी गरीब या साधारण व्यक्ति को बोलने तक का मौका नहीं देते हैं। पिछली बार जब अनन्या ने फोन पर विक्रम के बारे में बताया था, तो उसके पिता ने साफ कह दिया था कि वे अपनी बेटी को किसी धूल और मिट्टी में रहने वाले गंगवार के साथ नहीं देख सकते। अनन्या को यह चिंता सता रही थी कि कहीं उसके माता और पिता विक्रम के आत्मसम्मान को इतनी गहरी चोट न पहुंचा दें कि उनका रिश्ता ही खतरे में पा जाए। दोपहर ढलने लगी थी और सूरज की रोशनी अब थोड़ी तीखी हो गई थी, जो आने वाले कठिन समय का संकेत दे रही थी, और गांव के रास्ते पर धूल का गुबार उठने लगा था। विक्रम ने अपनी जगह से उठते हुए अपनी शर्ट पर लगी धूल झाजी और क्षितिज की ओर देखा, जहां से शहर की ओर जाने वाली सड़क आती थी। उसने अनन्या से कहा कि वह घर जाए और मेहमानों के स्वागत की तैयारी करे, जबकि वह अपना काम खत्म करके जल्द ही वहां पहुंचेगा। अनन्या भारी कदमों से वापस अपने घर की ओर चल पड़ी और बार बार पीछे मुड़कर विक्रम को देखती रही, जो अभी भी अपनी जमीन पर एक मजबूत स्तंभ की तरह अडिग खचा था। विक्रम के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, जैसे वह जानता हो कि आने वाला समय बहुत सी छिपी हुई सच्चाइयों को बाहर लाने वाला है। गांव की कच्ची और ऊबड़-खाबड़ सड़कों पर धूल का एक विशाल बवंडर उड़ाते हुए एक चमचमाती हुई काली गाजी ने प्रवेश किया, जो उस शांत वातावरण में बिल्कुल बेमेल लग रही थी और गांव के बच्चों के लिए कौतूहल का विषय बन गई थी। गांजी के पहिए गड्ढों में हिचकोले खा रहे थे, जिससे अंदर बैठे यात्रियों की नाराजगी साफ तौर पर बहती जा रही थी, और वे इस यात्रा को कोस रहे थे जिसे वे अपनी मजबूरी मान रहे थे। गाजी आखिरकार अनन्या के घर के सामने आकर रुकी और ड्राइवर ने दोहकर दरवाजा खोला, जिसके बाद मिस्टर मल्होत्रा बाहर निकले और उन्होंने तुरंत अपनी नाक पर रुमाल रख लिया, जैसे कि वहां की हवा में कोई जहर घुला हो। मिस्टर मल्होत्रा एक भारी शरीर और गंभीर चेहरे वाले व्यक्ति थे, जिनकी आंखों में हमेशा दूसरों को परखने और कमतर आंकने का भाव रहता था, और उनका महंगा सूट इस धूल भरे माहौल में अजीब लग रहा था। उनके पीछे मिसेज मल्होत्रा भी बाहर निकली, जिन्होंने अपनी कीमती साही को जमीन से ऊपर उठा रखा था, ताकि कहीं उस पर धूल का एक कण भी न लग जाए, और उनका चेहरा घृणा से सिकोहा हुआ था। उन्होंने अपने पति की ओर देखा और शिकायत भरे लहजे में कहा कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि उनकी इकलौती बेटी ने रहने के लिए ऐसी जगह चुनी है जो सभ्यता से इतनी दूर है। अनन्या घर के दरवाजे पर खड़ी थी और अपने माता और पिता को देखकर उसके चेहरे पर खुशी के साथ घबराहट के भाव भी थे, क्योंकि वह जानती थी कि उनकी उम्मीदें क्या हैं। उसने आगे बीकर उनके पैर छुए, लेकिन मिसेज मल्होत्रा ने उसे गले लगाने के बजाय सबसे पहले उसके कपों और हाथों को देखा, जो शहर की तरह मैनिक्योर किए हुए नहीं थे। मिस्टर मल्होत्रा ने घर के चारों ओर नजर दौड़ाई और एक गहरी और निराशाजनक सांस ली, क्योंकि उनके लिए यह छोटा सा घर किसी कबूतर के दरबे से ज्यादा कुछ नहीं था, जहां सुख सुविधाओं का नामो निशान नहीं था। उन्होंने बिना कोई भूमिका बांधे अनन्या से पूछा कि वह लड़का कहाँ है, जिसके लिए उसने अपने माता और पिता की इच्छाओं को दरकिनार कर दिया और इस पिछे हुए गांव में रहने का फैसला किया। ठीक उसी समय विक्रम खेतों से काम करके लौटा था और वह सीधे हैंडपंप की ओर गया, ताकि अपने हाथ और पैर धो सके, क्योंकि वह पूरी तरह से मिट्टी में सना हुआ था। उसकी सादगी और मेहनत के निशान उसके कपों पर साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन मिस्टर मल्होत्रा की नजरों में वह केवल गंदगी थी, जिसे वे अपने स्तर से बहुत नीचे मानते थे। मिस्टर मल्होत्रा ने विक्रम को हैंडपंप पर हाथ धोते हुए देखा और उन्हें लगा कि यह घर का कोई नौकर या मजदूरी करने वाला व्यक्ति है जो खेतों में काम करता है, इसलिए उन्होंने उसे एक आदेश देने में देर नहीं लगाई। उन्होंने विक्रम को आवाज लगाते हुए कहा कि वह गाजी से उनका सामान निकाले और उसे घर के अंदर सावधानी से रखे, क्योंकि वे धूप में खड़े होकर इंतजार नहीं कर सकते थे। विक्रम ने उनकी आवाज सुनी और बिना किसी अपमान का अनुभव किए उसने अपना चेहरा पोंछा
और बहुत ही विनम्रता से सिर हिलाकर उनकी बात मान ली। विक्रम के लिए अतिथि का सम्मान सर्वोपरि था, चाहे वह उसे किसी भी रूप में देखे। इसलिए उसने चुपचाप भारी सूटकेस उठाए और उन्हें घर के अंदर ले जाने लगा। अनन्या यह दृश्य देखकर सन्न रह गई और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया, क्योंकि वह अपने पिता की इस गलतफहमी को तुरंत दूर करना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए थे। वह दौड़कर विक्रम के पास गई और उसके हाथ से सामान लेने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने अपनी आंखों से उसे शांत रहने का इशारा किया और अपनी मुस्कान बनाए रखी। जब वे सभी घर के अंदर छोटे से बैठक कक्ष में बैठे तो अनन्या ने हिम्मत जुटाई और अपने पिता से कहा कि यह कोई नौकर नहीं है, बल्कि यह विक्रम है जिससे वह प्रेम करती है। यह सुनते ही मिस्टर और मिसेज मल्होत्रा के चेहरे का रंग हो गया और कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया, जो किसी तूफान के आने का संकेत था। मिसेज मल्होत्रा ने विक्रम को ऊपर से नीचे तक देखा और उनकी आंखों में अविश्वास और क्रोध का मिश्रण था, जैसे कि उनके साथ कोई बहुत भद्दा मजाक किया गया हो जिसे वे स्वीकार करने को तैयार नहीं थीं। उन्होंने अनन्या से तीखे शब्दों में कहा कि क्या उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जो उसने इस साधारण और गंदे किसान को अपने जीवन साथी के रूप में चुना है। मिस्टर मल्होत्रा ने विक्रम की ओर एक तिरस्कारपूर्ण नजर डाली और पूछा कि वह आखिर करता क्या है और उसके पास अपनी आजीविका चलाने के लिए खेती के अलावा और क्या साधन है। विक्रम ने बहुत ही शांत स्वर में उत्तर दिया कि वह एक किसान है और धरती का सीना चीरकर अनाज उगाना ही उसका धर्म और कर्म है, जिससे उसे गर्व और संतोष मिलता है। विक्रम का यह उत्तर मिस्टर मल्होत्रा के अहंकार को चोट पहुंचाने के लिए काफी था, क्योंकि वे उम्मीद कर रहे थे कि विक्रम उनके सामने गिंगिशाएगा या अपनी गरीबी पर शर्मिंदा होगा, लेकिन यहां तो मामला बिल्कुल उल्टा था। मिस्टर मल्होत्रा ने व्यंग्य करते हुए कहा कि गर्व और संतोष से पेट नहीं भरता और न ही इससे समाज में कोई रुतबा बनता है, क्योंकि दुनिया केवल पैसे और ताकत की भाषा समझती है। उन्होंने विक्रम को याद दिलाया कि अनन्या एक ऐसे परिवार से आती है जहां नौकरों की भी तनख्वाह विक्रम की साल भर की कमाई से ज्यादा होगी और वह उसे कभी खुश नहीं रख पाएगा। कमरे का वातावरण अत्यंत तनावपूर्ण हो गया था और अनन्या की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि वह अपने पिता के मुंह से ऐसे कठोर शब्द नहीं सुनना चाहती थी। विक्रम ने उनकी काचवी बातों को पी लिया और अपना संयम नहीं खोया, क्योंकि वह जानता था कि बहस करने से स्थिति और बिगड़ेगी और वह अपने संस्कारों का परिचय देना चाहता था, न कि अपने क्रोध का। उसने बहुत ही सधे हुए शब्दों में कहा कि पैसा जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन वह जीवन का एकमात्र उद्देश्य नहीं हो सकता और खुश रहने के लिए महलों की नहीं, बल्कि मन की शांति की आवश्यकता होती है। मिसेज मल्होत्रा ने नाक सिकोड़ते हुए कहा कि ये सब बातें केवल गरीब लोग करते हैं ताकि वे अपनी नाकामी को छिपा सकें, और उन्हें अपनी बेटी के लिए ऐसा दार्शनिक नहीं बल्कि एक सफल आदमी चाहिए। उन्होंने रोहन का जिक्र किया, जो उनके बिजनेस पार्टनर का बेटा था, और कहा कि वह अनन्या के लिए हर मायने में उपयुक्त है। भोजन के दौरान भी अपमान का यह सिलसिला जारी रहा, जब मिस्टर मल्होत्रा ने विक्रम द्वारा परोसे गए साधारण लेकिन शुद्ध भोजन को खाने से लगभग इनकार कर दिया और उसे अखाद्य बताया। उन्होंने बार बार अपनी महंगी घड़ी देखी और कहा कि वे यहां एक पल भी और रुकना नहीं चाहते, क्योंकि यह वातावरण उनका दम घोंट रहा है। अनन्या ने कोशिश की कि वह अपने माता पिता को विक्रम की अच्छाइयों के बारे में बताए कि कैसे उसने पूरे गांव की मदद की है और कैसे वह एक नई सोच के साथ खेती करता है, लेकिन उसके माता पिता के कान बंद थे और वे अपनी पुरानी और रूढ़िवादी सोच से बाहर निकलने को तैयार नहीं थे, जिसमें किसान का मतलब केवल अनपढ़ और गरीब होता था। मिस्टर मल्होत्रा ने अपनी कुर्सी को पीछे धकेलते हुए अंतिम फैसला सुनाया कि अनन्या को उनके साथ तुरंत शहर वापस चलना होगा और इस रिश्ते को यहीं समाप्त करना होगा। उन्होंने विक्रम की ओर उंगली उठाते हुए चेतावनी दी कि वह उनकी बेटी के आसपास भी भटकने की कोशिश न करे, वरना उसका अंजाम बहुत बुरा होगा और वह उसे कहीं का नहीं छोएंगे। विक्रम अभी भी अपनी जगह पर बैठा रहा
और उसने उनकी धमकी का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी दृढ़ता थी जो पहाड़ को भी हिला सकती थी। वह समझ गया था कि अब बात केवल प्रेम की नहीं बल्कि आत्मसम्मान और सत्य की लड़ाई की हो गई है, जिसे उसे हर हाल में जीतना होगा। अनन्या रोने लगी और उसने अपने पिता से विनती की कि वे विक्रम को समझने की कोशिश करें, लेकिन मिस्टर मल्होत्रा ने उसकी बांह पकड़कर उसे खींचना शुरू कर दिया। विक्रम खजा हो गया और उसकी ऊंचाई और चौजे कंधों ने पहली बार मिस्टर मल्होत्रा को थोड़ा सहमने पर मजबूर कर दिया। हालांकि विक्रम ने कोई आक्रामक हरकत नहीं की थी। विक्रम ने बहुत ही धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा कि अनन्या कोई वस्तु नहीं है जिसे वे अपनी मर्जी से इधर उधर ले जाएं और उसे अपना निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। यह सुनकर मिस्टर मल्होत्रा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उन्होंने विक्रम को अपनी हैसियत में रहने की सलाह दी और कहा कि वह नहीं जानता कि वह किससे बात कर रहा है। आखिरकार अनन्या को एक कठिन निर्णय लेना पड़ा, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसके कारण विक्रम और उसके माता पिता के बीच कोई हिंसक झप हो या बात और अधिक बिगड़ जाए। उसने विक्रम की ओर देखा और उसकी आंखों में एक मूक संदेश था कि वह हार नहीं मानेगी और उसे विश्वास रखना होगा कि उनका प्रेम इस परीक्षा में सफल होगा। विक्रम ने उसे जाने दिया क्योंकि वह जानता था कि यह लड़ाई अब गांव में नहीं बल्कि शहर के उस मैदान में लड़ी जाएगी जहां मिस्टर मल्होत्रा खुद को राजा समझते हैं। गाजी धूल उड़ाती हुई वापस चली गई और विक्रम फिर से उसी तरह अकेला खचा रह गया जैसे वह सुबह था, लेकिन अब उसके अंदर एक ज्वालामुखी सुलग रहा था। दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी और गगनचुंबी इमारतों के बीच मल्होत्रा परिवार का आलीशान बंगला अपनी भव्यता और संपन्नता का प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन उसके अंदर का माहौल किसी जेल से कम नहीं था। अनन्या अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी थी और कांच के उस पार शहर की चमक दमक को देख रही थी जो उसे चिढ़ाती हुई महसूस हो रही थी, क्योंकि उसका मन रत्नागिरी के उन हरे भरे खेतों में ही कहीं खो गया था। उसके कमरे को बहुत ही सजाया गया था और हर सुख सुविधा मौजूद थी, लेकिन उसे वहां सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी, जैसे कि दीवारों ने उसे चारों तरफ से जकड़ रखा हो। उसके माता और पिता ने उसे घर में नजरबंद कर दिया था और उसका फोन भी छीन लिया गया था ताकि वह विक्रम से किसी भी तरह का संपर्क न कर सके। अनन्या की आंखों के नीचे काले घेरे बन गए थे जो उसकी रातों की नींद हराम होने और लगातार रोने की गवाही दे रहे थे, क्योंकि उसे हर पल विक्रम के अपमान का दृश्य याद आ रहा था। मिसेज मल्होत्रा कमरे में दाखिल हुई और उनके हाथों में डिजाइनर कपड़ों और गहनों का एक ढेर था जिसे वे बेड पर पटकते हुए अनन्या की ओर एक सख्त नजर से देखने लगीं, जैसे कोई बॉस अपने कर्मचारी को देख रहा हो। उन्होंने अनन्या से कहा कि उसे अब अपने आंसू पोंछ लेने चाहिए और उस मामूली किसान को भूल जाना चाहिए, क्योंकि उसका भविष्य अब रोहन के साथ तय हो चुका है, जो एक बड़े खानदान का चिराग है। मिसेज मल्होत्रा की बातों में ममता की जगह केवल व्यवहारिकता और स्वार्थ था, क्योंकि वे अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर इतनी चिंतित थीं कि उन्हें अपनी बेटी की भावनाओं का कोई मोल नहीं लग रहा था। उन्होंने अनन्या को चेतावनी दी कि अगर उसने रोहन के सामने उदास चेहरा बनाया तो यह परिवार की इज्जत के लिए अच्छा नहीं होगा और उसे एक आदर्श पत्नी की तरह व्यवहार करना सीखना होगा। तभी घर के बाहर एक तेज रफ्तार और महंगी स्पोर्ट्स कार के रुकने की आवाज आई, जिसके इंजन की दहाड़ ने पूरे मोहल्ले का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था और यह बताने के लिए काफी था कि आने वाला व्यक्ति कितना अभिमानी है। रोहन कार से बाहर निकला और उसने अपना धूप का चश्मा उतारते हुए अपने बालों को संवारा जो उसने बड़ी मेहनत से सेट किए थे, और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो आत्मविश्वास से ज्यादा अहंकार को दर्शा रही थी। वह देखने में आकर्षक हो सकता था, लेकिन उसकी आंखों में एक खोखलापन था जो यह बताता था कि उसने जीवन में कभी कोई संघर्ष नहीं किया है और उसे सब कुछ विरासत में मिला है। मिस्टर मल्होत्रा ने मुख्य द्वार पर जाकर उसका स्वागत किया, जैसे कोई राजा किसी दूसरे राजा का स्वागत कर रहा हो, और उनकी बातों में चापलूसी की हल्की सी महक भी शामिल थी।
ड्राइंग रूम में बैठकर रोहन ने अपनी नई व्यावसायिक योजनाओं के बारे में डींगे हाँकना शुरू कर दिया और वह लगातार करोड़ों के आंकड़ों की बात कर रहा था, जैसे कि वे केवल कागज के टुकड़े हों। मिस्टर मल्होत्रा उसकी हर बात पर सिर हिला रहे थे और उसकी तारीफ कर रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि उनका अपना व्यापार घाटे में चल रहा है और रोहन के पिता के साथ यह रिश्ता उन्हें दिवालिया होने से बचा सकता है। रोहन ने अपनी कलाई पर बंधी लाखों की घड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा कि समय ही पैसा है और वह उन लोगों से नफरत करता है जो जीवन में धीमी गति से चलते हैं या जिनके पास बड़े सपने नहीं होते। उसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि वह दुनिया को केवल लाभ और हानि के तराजू पर तौलता है और मानवीय संवेदनाओं के लिए उसके पास कोई जगह नहीं है। अनन्या को जबरदस्ती नीचे लाया गया और उसे रोहन के पास सोफे पर बिठाया गया, जहां उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह किसी जहरीले सांप के पास बैठी हो जो कभी भी उसे डस सकता है। रोहन ने अनन्या को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे कोई ग्राहक किसी वस्तु को खरीदने से पहले परखता है, और उसने उसकी सुंदरता की तारीफ की, लेकिन उसमें सम्मान का कोई भाव नहीं था। उसने अनन्या से पूछा कि क्या उसे पता है कि वह कितनी भाग्यशाली है जो उसकी शादी शहर के सबसे योग्य कुंवारे लड़के से हो रही है, जिसके पीछे लड़कियों की लाइन लगी रहती है। अनन्या ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी नजरें फर्श पर गड़ाए रखीं, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने मुंह खोला तो वह अपनी नफरत को छुपा नहीं पाएगी और बात बिगड़ जाएगी। जब रोहन वहां से चला गया तो मिस्टर मल्होत्रा ने अपना असली रूप दिखाया और अनन्या के सामने आकर अपनी उंगली उठाते हुए उसे एक गंभीर और भयानक धमकी दी जो किसी पिता को शोभा नहीं देती थी। उन्होंने कहा कि अगर अनन्या ने इस शादी के लिए कोई भी नाटक किया या विक्रम से संपर्क करने की कोशिश की तो वे विक्रम की उस छोटी सी जमीन को भी नहीं छोड़ेंगे जिस पर वह इतना इतराता है। उन्होंने दावा किया कि उनके पास इतनी ताकत है कि वे प्रशासन और पुलिस का इस्तेमाल करके विक्रम को झूठे केस में फंसा सकते हैं और उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। यह सुनकर अनन्या का दिल दहल गया, क्योंकि वह जानती थी कि उसके पिता अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं और वह विक्रम को किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी। दूसरी ओर रत्नागिरी के शांत गांव में विक्रम अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था और रात के सन्नाटे में जुगनुओं की चमक को देख रहा था, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा था और वह आने वाली चुनौतियों का आकलन कर रहा था। गांव के लोगों को लग रहा था कि विक्रम उदास है, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि वह एक ऐसा खिलाड़ी है जो अपनी चाल चलने से पहले पूरी बिसात को समझता है। विक्रम के पास एक पुराना लेकिन विश्वसनीय रेडियो था जिस पर वह बाजार के समाचार सुन रहा था, और उसके पास कुछ ऐसी फाइलें रखी थीं जो एक सामान्य किसान के पास होना असंभव थीं। उसने एक गुप्त नंबर पर फोन मिलाया और बहुत ही सधे हुए शब्दों में निर्देश दिए कि दिल्ली में कुछ विशेष जानकारी इकट्ठा की जाए और रोहन की कंपनी की वित्तीय स्थिति का पूरा ब्यौरा उसे भेजा जाए। अगली सुबह विक्रम ने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने, जो भले ही साधारण सूती कुर्ते और पायजामे थे, लेकिन वे साफ सुथरे थे और उन पर स्त्री की गई थी, जिससे उसका व्यक्तित्व और भी निखर कर आ रहा था। उसने गांव के बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया और अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर बस स्टॉप की ओर चल पड़ा, क्योंकि उसने फैसला कर लिया था कि वह छिपकर नहीं बैठेगा। बस की यात्रा लंबी और थका देने वाली थी, जिसमें भीड़ और पसीने की बदबू थी, लेकिन विक्रम के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी, क्योंकि उसका ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित था। वह शहर की चकाचौंध से प्रभावित होने वाला नहीं था, क्योंकि उसने दुनिया के सबसे बड़े शहरों को देखा था, लेकिन इस बार वह वहां एक अलग ही भूमिका में जा रहा था। दिल्ली पहुंचने पर विक्रम सीधे मल्होत्रा निवास की ओर नहीं गया, बल्कि वह शहर के उस व्यापारिक जिले में गया जहां रोहन का ऑफिस था, ताकि वह अपने दुश्मन को उसके ही मैदान में देख सके। वहां की गगनचुंबी इमारतें और कांच की दीवारें विक्रम के लिए कोई नई बात नहीं थीं, लेकिन उसने देखा कि वहां के लोग
कितने मशीनी हो गए हैं और उनके चेहरों पर खुशी नाम की कोई चीज नहीं है। उसने महसूस किया कि यह शहर बाहर से जितना चमकदार है, अंदर से उतना ही खोखला है, जहां रिश्तों की कीमत नहीं बल्कि बैंक बैलेंस की कीमत होती है। विक्रम ने एक चाय की दुकान पर रुककर चाय पी और वहां काम करने वाले लोगों की बातें सुनी, जिससे उसे रोहन के स्वभाव और उसके कर्मचारियों के बीच उसकी बदनामी के बारे में पता चला। दोपहर के समय विक्रम ने मल्होत्रा निवास जाने का निर्णय लिया, क्योंकि वह जानता था कि छिपकर वार करना कायरों का काम है और वह सामने से जाकर अपनी बात रखना चाहता था। जब वह विशाल लोहे के गेट पर पहुंचा तो सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोक लिया और उसे हिकारत भरी नजरों से देखते हुए वहां से चले जाने को कहा, क्योंकि उन्हें लगा कि वह कोई भिखारी है। विक्रम ने बहुत ही शांत स्वर में अपना नाम बताया और कहा कि वह मिस्टर मल्होत्रा से मिलने आया है, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उसकी हंसी उड़ाई और उसे धक्का देने की कोशिश की। विक्रम ने अपना संतुलन बनाए रखा और उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि वे अपने मालिक को सूचित करें, क्योंकि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो बाद में उन्हें पछताना पड़ सकता है। शोरगुल सुनकर रोहन, जो उस समय वहां मौजूद था, बाहर आया और उसने विक्रम को गेट पर खड़े देखा तो उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई, जैसे उसे शिकार मिल गया हो। वह धीरे धीरे चलता हुआ गेट तक आया और उसने सुरक्षा कर्मियों को इशारा किया कि वे विक्रम को अंदर आने दे, ताकि वह अपने दोस्तों के सामने उसका तमाशा बना सके। रोहन ने विक्रम के कपड़ों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसे लगा था कि गांव के लोग शहर आने से डरते हैं, लेकिन लगता है कि विक्रम में कुछ ज्यादा ही हिम्मत आ गई है। उसने अपने दोस्तों की ओर देखकर कहा कि देखो, यही वह मजनू है जो हमारी राजकुमारी से शादी करने के सपने देख रहा था और जिसके पास अपनी हैसियत दिखाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से है। विक्रम ने रोहन की बातों का कोई बुरा नहीं माना और बहुत ही गरिमा के साथ कहा कि वह यहां किसी से भीख मांगने नहीं आया है, बल्कि वह यह बताने आया है कि रिश्तों की नींव प्रेम और सम्मान पर होती है, न कि दौलत पर। उसने रोहन से कहा कि वह अनन्या के लिए सही जीवन साथी नहीं है, क्योंकि वह उसे एक इंसान नहीं बल्कि एक वस्तु समझता है जिसे वह अपनी संपत्ति में शामिल करना चाहता है। रोहन यह सुनकर आग बबूला हो गया, क्योंकि उसे अपनी आलोचना सुनने की आदत नहीं थी और वह मानता था कि पैसा होने से वह सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बन गया है। उसने विक्रम के करीब आकर उसे धमकाने की कोशिश की और कहा कि वह अभी भी समय है कि वह अपनी जान बचाकर भाग जाए। रोहन ने अपनी जेब से चेक बुक निकाली और एक खाली चेक पर हस्ताक्षर करके विक्रम की ओर फेंकते हुए कहा कि वह इसमें अपनी मुंह मांगी रकम भर ले और अनन्या की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाए। उसने कहा कि हर आदमी की एक कीमत होती है और उसे यकीन है कि विक्रम जैसी गरीबी में जीने वाले इंसान के लिए यह चेक किसी लॉटरी से कम नहीं होगा। कागज का वह टुकड़ा हवा में लहराता हुआ विक्रम के पैरों के पास गिरा, लेकिन विक्रम ने उसे उठाने की जहमत भी नहीं उठाई और उसकी ओर देखा भी नहीं। विक्रम की आंखों में एक ऐसी आग थी जिसने रोहन को एक पल के लिए अंदर तक डरा दिया, क्योंकि उसने ऐसी निडरता पहले कभी नहीं देखी थी। विक्रम ने बहुत ही धीर गंभीर स्वर में कहा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें खरीदा नहीं जा सकता, और स्वाभिमान उनमें से एक है जिसे रोहन जैसा व्यक्ति कभी नहीं समझ पाएगा। उसने कहा कि वह इस चेक को वापस रख ले, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में उसे इसकी जरूरत खुद अपनी साख बचाने के लिए पड़े। विक्रम ने लेकिन 5 टेनेलेशन रोहन को चेतावनी दी कि वह अनन्या को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करे, क्योंकि तब वह मर्यादा की सीमा लांघने पर मजबूर हो जाएगा। रोहन के दोस्तों के बीच सन्नाटा छा गया, क्योंकि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि एक साधारण सा दिखने वाला किसान इतने बड़े रईसजादे को इस तरह जवाब देगा। घर की पहली मंजिल की खिड़की से अनन्या यह सब देख रही थी और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि वह विक्रम की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित थी। वह कांच पर अपनी हथेलियां रखकर रो रही थी और चिल्लाना चाहती थी, लेकिन डर के मारे
उसकी आवाज हलक में ही दब गई थी। उसने देखा कि विक्रम कैसे अकेले उन भेड़ियों के बीच शेर की तरह खड़ा है और उसका सिर गर्व से ऊंचा है, जिसे देखकर उसके मन में विक्रम के लिए और भी अधिक सम्मान पैदा हो गया। वह चाहती थी कि वह दौड़कर नीचे जाए और विक्रम का हाथ थाम ले, लेकिन कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था और वह लाचार थी। रोहन ने गुस्से में अपने सुरक्षाकर्मियों को आदेश दिया कि वे विक्रम को धक्के मारकर बाहर निकाल दें और अगर वह दोबारा दिखाई दे तो उसके हाथ पैर तोड़ दें। सुरक्षाकर्मी आगे बढ़े, लेकिन विक्रम ने हाथ उठाकर उन्हें रुकने का संकेत दिया और कहा कि उन्हें हाथ लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह खुद जा रहा है। विक्रम ने जाते जाते रोहन की आंखों में देखकर कहा कि यह अंत नहीं है, बल्कि यह तो बस शुरुआत है और समय का चक्र जब घूमता है तो राजा को भी रंक बनते देर नहीं लगती। विक्रम मुड़ा और उसी शांत चाल से वापस गेट की ओर चल पड़ा जिस चाल से वह आया था और पीछे मुड़कर नहीं देखा। सड़क पर आकर विक्रम ने एक गहरी सांस ली और उसने महसूस किया कि शहर की हवा में कितना प्रदूषण और छल कपट भरा हुआ है जो इंसान को अंदर से बीमार कर देता है। वह जानता था कि अब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा और उसे उन तरीकों का इस्तेमाल करना होगा जिन्हें उसने बहुत पहले छोड़ दिया था। विक्रम ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और एक संदेश टाइप किया जो बहुत छोटा था, लेकिन उसका असर बहुत गहरा होने वाला था। उसने अपने अतीत के दरवाजों को खटखटाने का फैसला कर लिया था जो अब तक बंद थे और जिनके पीछे उसकी असली ताकत छिपी हुई। रोहन अपने दोस्तों के साथ वापस अंदर चला गया और शराब का गिलास हाथ में लेकर विक्रम का मजाक उड़ाने लगा, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं एक बेचैनी घर कर गई थी। उसे विक्रम की बातों में एक अजीब सा आत्मविश्वास नजर आया था जो किसी साधारण किसान का नहीं हो सकता था और यह बात उसे परेशान कर रही थी। मिस्टर मल्होत्रा भी खिड़की से यह तमाशा देख रहे थे और उन्हें भी लगा कि विक्रम के तेवर कुछ अलग थे, लेकिन उन्होंने इसे उसकी मूर्खता समझकर खारिज कर दिया। उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने आज जिस चिंगारी को हवा दी है वह बहुत जल्द एक ऐसा दावानल बनने वाली है जिसमें उनका सब कुछ स्वाहा हो सकता है। शाम गहराने लगी थी और दिल्ली की सड़कों पर लाइटें जलने लगी थीं, लेकिन विक्रम के लिए यह रात सोने के लिए नहीं बल्कि योजना बनाने के लिए थी। वह शहर के एक साधारण से होटल में रुका था जहां से वह अपनी अगली चाल चलने वाला था जो मल्होत्रा परिवार की नींद उड़ा देगी। उसने प्रण लिया कि वह अनन्या को इस कैद से आजाद कराकर ही दम लेगा, चाहे इसके लिए उसे पूरी दुनिया से ही क्यों न लड़ना पड़े। युद्ध का बिगुल बज चुका था और अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। दिल्ली के उस आलीशान होटल के छोटे से कमरे में विक्रम खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर के दृश्य को देख रहा था, जहां शहर की रोशनी किसी अनसुलझी पहेली की तरह चमक रही थी। उसके हाथ में कुछ महत्वपूर्ण कागजात थे जो उसने अपनी गुप्त सूत्रों के माध्यम से मंगवाए थे और जो मल्होत्रा और रोहन के व्यापारिक साम्राज्य की असलियत को बयां कर रहे थे। विक्रम के चेहरे पर अब वह भोलापन नहीं था जो गांव में दिखाई देता था, बल्कि अब वहां एक शिकारी की एकाग्रता थी जो अपने शिकार की हर चाल को पहले से भांप रहा था। उसने उन कागजों को एक बार फिर ध्यान से पा और उसके होंठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई, क्योंकि जिसे दुनिया सोने का महल समझ रही थी वह वास्तव में रेत का ढेर साबित होने वाला था। विक्रम ने अपना साधारण कुर्ता ठीक किया और आईने में अपने प्रतिबिंब को देखा, जिसमें उसे एक किसान नहीं बल्कि एक योद्धा नजर आया जो अपने प्रेम और सम्मान की रक्षा के लिए युद्ध के मैदान में उतरने को तैयार था। तभी उसके फोन की घंटी बजी और स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था, जिसे देखकर विक्रम समझ गया कि यह बुलावा दुश्मन के खेमे से आया है। फोन उठाने पर दूसरी तरफ रोहन की आवाज थी, जिसमें वही पुराना अहंकार और नशा था जो यह साबित कर रहा था कि उसे अपनी जीत का पूरा भरोसा है। रोहन ने विक्रम को अपने घर पर आयोजित एक छोटी सी पार्टी में आमंत्रित किया और कहा कि वह चाहता है कि विक्रम अपनी आंखों से देखे
कि अनन्या किसके साथ खुश रहेगी। यह आमंत्रण सम्मान के लिए नहीं, बल्कि अपमान के लिए था, क्योंकि रोहन अपने दोस्तों के सामने विक्रम को नीचा दिखाना चाहता था और उसे यह एहसास दिलाना चाहता था कि उसकी हैसियत उनके सामने कुछ भी नहीं है। विक्रम ने बहुत ही शांत स्वर में आमंत्रण स्वीकार कर लिया, जिससे रोहन को लगा कि विक्रम डर गया है और वह अपनी हार मानने के लिए वहां आ रहा है। विक्रम जब मल्होत्रा निवास के विशाल द्वार पर पहुंचा तो वहां महंगी गाड़ियों की कतार लगी थी और हर तरफ धन और वैभव का प्रदर्शन किया जा रहा था। सुरक्षा कर्मियों ने उसे पहले की तरह रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्हें ऊपर से निर्देश मिले थे कि आज इस तमाशे को अंदर आने दिया जाए। विक्रम ने मुख्य द्वार से प्रवेश किया और देखा कि लॉन में सजावट की गई है और शहर के कई नामी गिरामी लोग वहां मौजूद हैं, जो एक दूसरे से झूठी हंसी के साथ मिल रहे थे। विक्रम का साधारण पहनावा उस भीड़ में अलग ही दिखाई दे रहा था और लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह किसी दूसरी दुनिया का प्राणी हो, जो गलती से उनकी रंगीन दुनिया में आ गया हो। कुछ लोगों ने आपस में कानाफूसी शुरू कर दी और विक्रम की ओर इशारा करके हंसने लगे, लेकिन विक्रम ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और अपने कदमों को मजबूती से आगे बढ़ाया। हॉल के बीचों बीच एक बहे झूमर के नीचे रोहन अपने दोस्तों के साथ खजा था और उसके हाथ में शराब का गिलास था, जिसे वह बड़ी शान से लहरा रहा था। जैसे ही उसने विक्रम को आते देखा, उसने जोर से ताली बजाई और सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए विक्रम का परिचय एक विशेष अतिथि के रूप में कराया। रोहन ने व्यंग्य करते हुए कहा कि यह वह महान व्यक्ति है जो हमारी राजकुमारी अनन्या को अपने खेतों में हल चलवाना चाहता था और उसे मिट्टी के घरों में रखना चाहता था। वहां मौजूद भी ठहाके लगाकर हंस पाछी और वातावरण में विक्रम के अपमान की गूंज सुनाई देने लगी, जो किसी भी स्वाभिमानी व्यक्ति का दिल छलनी कर सकती थी। विक्रम ने रोहन की आंखों में सीधे देखा और उसके चेहरे पर रत्ती भर भी शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शांति थी जिसने रोहन की हंसी को एक पल के लिए रोक दिया। तभी सीढ़ियों से अनन्या को नीचे लाया गया, जिसे एक गुड़िया की तरह सजाया गया था, लेकिन उसकी आंखों में जीवन की कोई चमक नहीं थी और उसका चेहरा भावहीन था। उसने जैसे ही विक्रम को देखा तो उसके कदम ठिठक गए और उसकी आंखों में आंसुओं का एक सैलाब उमड़ आया, जिसे उसने बड़ी मुश्किल से रोका। वह विक्रम की ओर बढ़ना चाहती थी, लेकिन मिसेज मल्होत्रा ने उसका हाथ जोर से पकड़ रखा था और उसे अपनी जगह पर खड़े रहने के लिए मजबूर कर दिया था। अनन्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि उसे डर था कि रोहन और उसके दोस्त विक्रम के साथ कोई बदसलूकी करेंगे और वह उसे बचा नहीं पाएगी। विक्रम ने अनन्या की ओर एक आश्वस्त करने वाली नजर डाली, जैसे वह कह रहा हो कि उसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह सब कुछ संभाल लेगा। रोहन ने विक्रम के करीब आकर उसका मजाक उड़ाना शुरू किया और पूछा कि क्या उसे पता है कि इस एक गिलास शराब की कीमत कितनी है, जो शायद विक्रम की पूरे महीने की कमाई से भी ज्यादा होगी। उसने अपने दोस्तों की ओर मुंह कर कहा कि इन गांव वालों को केवल गोबर और मिट्टी की पहचान होती है और वे कभी भी ग्लोबल मार्केट या इकोनॉमी को नहीं समझ सकते। रोहन ने विक्रम को चुनौती देते हुए कहा कि अगर वह यहां के किसी भी विषय पर 2 शब्द भी अंग्रेजी में बोल दे तो वह उसे मान जाएगा। यह एक सीधा हमला था जिसका उद्देश्य विक्रम को अनपढ़ साबित करना था, लेकिन रोहन यह नहीं जानता था कि वह जिस पत्थर से टकराने की कोशिश कर रहा है वह वास्तव में एक हीरा है। विक्रम ने एक पल का मौन रखा और फिर बहुत ही शुद्ध और स्पष्ट भाषा में बोलना शुरू किया, जिससे वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह गया। उसने कहा कि किसी वस्तु की कीमत और उसके मूल्य में बहुत अंतर होता है, जिसे समझने के लिए केवल पैसे की नहीं बल्कि बुद्धि की भी जरूरत होती है। विक्रम ने वैश्विक बाजार में जिंसों के उतार चढ़ाव और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के सूक्ष्म पहलुओं पर बात करना शुरू किया, जो किसी भी सामान्य किसान की समझ से बाहर था। उसने रोहन को समझाया
कि जिस शराब को वह पी रहा है उसका कच्चा माल भी उसी मिट्टी से आता है जिसका वह मजाक उड़ा रहा है, और अगर आपूर्ति श्रृंखला टूट जाए तो यह सब व्यर्थ है। विक्रम के शब्दों में गहरा ज्ञान और अनुभव झलक रहा था, जो किताबों से नहीं बल्कि वास्तविक जीवन से आता है। वहां मौजूद कुछ भाभे व्यापारी जो अब तक विक्रम का मजाक उड़ा रहे थे, अब उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगे, क्योंकि विक्रम ने वर्तमान बाजार की मंदी और मुद्रास्फीति के बारे में जो तर्क दिए वे बिल्कुल सटीक थे। उसने रोहन की कंपनी के सेक्टर में आने तार वाली गिरावट की भविष्यवाणी की और बताया कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में बदलाव से उनका मुनाफा प्रभावित हो रहा है। रोहन का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया, क्योंकि वह विक्रम को नीचा दिखाना चाहता था, लेकिन यहां तो विक्रम उसे ही पाठ पढ़ा रहा था। रोहन ने बात को संभालने के लिए कुछ तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन विक्रम ने बड़ी आसानी से उसकी बात काट दी और साबित कर दिया कि रोहन का ज्ञान केवल सतही है। मिस्टर मल्होत्रा, जो अब तक दूर खजे होकर तमाशा देख रहे थे, उन्हें यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि एक मामूली सा किसान उनके घर में आकर उनके बेटे को चुनौती दे। वे गुस्से में आगे आए और उन्होंने विक्रम को चुप रहने का आदेश दिया और कहा कि यहां भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं कि यह सब उसने रटा रटाया है। उन्होंने विक्रम की वेशभूषा पर फिर से टिप्पणी की और कहा कि ज्ञान होने से इंसान की हैसियत नहीं बदलती, और अंत में वह एक किसान ही रहेगा जिसके पास न तो कोई भविष्य है और न ही कोई विरासत। मिस्टर मल्होत्रा ने कहा कि व्यापार करना शेरों का काम है और भेड़ बकरियां चराने वाले इसमें कभी सफल नहीं हो सकते। विक्रम ने मिस्टर मल्होत्रा की ओर एक तीखी नजर डाली और अपनी जेब से नहीं बल्कि अपनी याददाश्त से एक ऐसा तथ्य सामने रखा जिसने कमरे में सन्नाटा फैला दिया। उसने कहा कि अगर व्यापार शेरों का काम है तो शेर कभी भी दूसरों के शिकार पर जिंदा नहीं रहते, और न ही वे अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए अपने परिवार का सौदा करते हैं। विक्रम ने दबे शब्दों में इशारा किया कि वह जानता है कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज पर भारी कर्ज है और वे दिवालिया होने की कगार पर हैं। उसने कहा कि यह शादी कोई मिलन नहीं है, बल्कि एक व्यापारिक समझौता है जिसके जरिए वे रोहन के पिता से पैसा लेकर अपनी डूबती हुई नैया को पार लगाना चाहते हैं। यह खुलासा इतना अचानक था कि मिस्टर मल्होत्रा के चेहरे का रंग उड़ गया। कमरे में मौजूद मेहमान एक दूसरे की ओर देखने लगे और फुसफुसाहट शुरू हो गई, क्योंकि मल्होत्रा परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में यह खबर किसी बम धमाके से कम नहीं थी। रोहन ने चिल्लाते हुए विक्रम को झूठ बोलने वाला करार दिया और कहा कि वह उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए उसे जेल भिजवा दिया जाएगा। लेकिन विक्रम की आवाज में जो सच्चाई और आत्मविश्वास था, उसे झुठलाना मुश्किल था, और लोग अब मल्होत्रा परिवार को संदेह की नजर से देख रहे थे। अनन्या ने अपने पिता की ओर देखा और उनके चेहरे के डर को पार लिया, जिससे उसे यकीन हो गया कि विक्रम जो कह रहा है वह सच है और उसे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। मिस्टर मल्होत्रा ने हकलाते हुए सफाई देने की कोशिश की, लेकिन उनकी जुबान लल खा रही थी और पसीने की बूंदें उनके माथे पर चमकने लगी थीं। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को आवाज लगाई और कहा कि इस पागल आदमी को तुरंत घर से बाहर निकाल दिया जाए, इससे पहले कि वह और कोई बकवास करे। विक्रम अपनी जगह से नहीं हिला और उसने कहा कि सच को घर से निकाला जा सकता है, लेकिन उसे मिटाया नहीं जा सकता, और बहुत जल्द पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि इस चमक दमक के पीछे कितना अंधेरा है। उसने रोहन को चेतावनी दी कि वह अपनी झूठी शान के लिए किसी की जिंदगी बर्बाद न करे, क्योंकि कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है। सुरक्षाकर्मी विक्रम की ओर लपके और उसे बांह से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने एक झटके से अपना हाथ छुआ लिया और उन्हें अपनी आंखों से ही पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसने अपना कप्ता झांझा और बहुत ही गरिमा के साथ कहा कि वह खुद चला जाएगा, क्योंकि उसे ऐसे घर में रहने का कोई शौक नहीं है जहां दीवारों की नींव झूठ पर टिकी हो। विक्रम ने मुड़कर अनन्या को देखा,
और उसकी आंखों में एक संदेश दिया कि उसे हिम्मत रखनी होगी, क्योंकि यह रात का सबसे गहरा पहर है, जिसके बाद सवेरा होना निश्चित है। अनन्या ने आंसुओं के बीच सिर समाज थाक एक हिलाया और उसे महसूस हुआ कि विक्रम केवल उसका प्रेमी नहीं, बल्कि उसका रक्षक भी है। जब विक्रम हॉल से बाहर निकल रहा था तो किसी ने भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं की और पूरा हॉल सन्न रह गया, जैसे किसी ने वहां का समय रोक दिया हो। रोहन और उसके माता पिता अपनी बेइज्जती महसूस कर रहे थे और वे समझ नहीं पा रहे थे कि एक साधारण सा दिखने वाला आदमी इतना सब कुछ कैसे जानता है। विक्रम के जाने के बाद भी उसकी कही हुई बातें वहां गूंज रही थीं और पार्टी का पूरा माहौल खराब हो चुका था, क्योंकि मेहमान अब जाने के बहाने ढूंढ रहे थे। विक्रम ने बाहर आकर ताजी हवा में सांस ली और महसूस किया कि उसने दुश्मन की दीवारों में पहली दरार डाल दी है और अब बस उसे टूटने का इंतजार करना है। रात के अंधेरे में विक्रम की आंखों में एक नई चमक थी, क्योंकि अब उसने केवल रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक खेल खेलने का फैसला कर लिया था। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और अपने सहयोगी को एक छोटा सा संदेश भेजा, जिसमें लिखा था कि समय आ गया है कि हम अपनी असली पहचान सामने लाएं। विक्रम जानता था कि मल्होत्रा परिवार अपनी डूबती हुई साख को बचाने के लिए अब और भी हताश हो जाएगा, और यही वह समय है जब उसे अपना आखिरी दांव चलना होगा। वह अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा और अंधेरे में विलीन हो गया, लेकिन पीछे छोड़ गया एक ऐसा तूफान जो जल्द ही सब कुछ बदल देने वाला था। मिस्टर मल्होत्रा अंदर ही अंदर कांप रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उनके निवेशकों को विक्रम की बातों पर भरोसा हो गया तो वे अपना पैसा वापस मांगना शुरू कर देंगे। उन्होंने रोहन को डांटते हुए कहा कि उसे विक्रम को यहां बुलाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उसने सब कुछ बिगाड़ दिया है। रोहन गुस्से में था और उसने कसम खाई कि वह विक्रम को सबक सिखाकर रहेगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। लेकिन वे दोनों यह नहीं जानते थे कि वे एक ऐसे व्यक्ति से उलझ रहे हैं जिसके पास न केवल जानकारी है बल्कि शक्ति भी है, जिसे उसने अभी तक छिपाकर रखा है। यह लड़ाई अब केवल व्यक्तिगत नहीं रह गई थी, बल्कि यह सत्य और मिथ्या के बीच का धर्मयुद्ध बन गई थी। दिल्ली के उस 5 सितारा होटल का विशाल बैंक्वेट हॉल आज रात रोशनी और फूलों से इस तरह सजाया गया था जैसे स्वर्ग का कोई टुकड़ा धरती पर उतर आया हो। मिस्टर और मिसेज मल्होत्रा ने अपनी इकलौती बेटी की सगाई के लिए पानी की तरह पैसा बहाया था, ताकि वे समाज में अपनी गिरती हुई साख को फिर से चमका सकें और लोगों की आंखों में धूल झोंक सकें। हर तरफ विदेशी फूलों की महक फैली हुई थी और दीवारों पर लटकते हुए क्रिस्टल के झूमर अपनी चमक से वहां मौजूद लोगों की आंखों को चौंधिया रहे थे, जो उनकी झूठी शान का प्रतीक थे। मेहमानों की भीड़ में शहर के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोग शामिल थे, जो अपने महंगे कपड़ों और गहनों का प्रदर्शन करते हुए एक दूसरे से मिल रहे थे और नकली हंसी हंस रहे थे। यह समारोह केवल एक सगाई नहीं थी, बल्कि यह मल्होत्रा परिवार द्वारा रचा गया एक ऐसा नाटक था जिसमें वे अपनी खोखली हो चुकी आर्थिक स्थिति को छिपाने की अंतिम और हताश कोशिश कर रहे थे। अनन्या को एक बहुत ही भारी और कीमती लहंगे में तैयार किया गया था, जो उस पर किसी बोझ की तरह लग रहा था, और उसका चेहरा मेकअप की परतों के नीचे छिपा हुआ था। उसकी आंखों में वह चमक नहीं थी जो कभी विक्रम के साथ रहने पर हुआ करती थी, बल्कि अब वहां केवल एक गहरा सन्नाटा और मायूसी छाई हुई थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह अपनी ही जिंदगी का तमाशा देख रही हो, जहां उसकी भावनाओं का कोई मोल नहीं था और उसे एक सजावटी वस्तु की तरह मंच पर बिठा दिया गया था। मिसेज मल्होत्रा बार बार उसके पास आकर उसके दुपट्टे को ठीक करती और उसके कान में फुसफुसाती कि वह मुस्कुराए, क्योंकि मीडिया के कैमरे हर पल उनकी ओर देख रहे हैं। अनन्या का मन कर रहा था कि वह चीख पड़े और इस झूठी दुनिया से भाग जाए, लेकिन वह अपने माता पिता के सम्मान की खातिर चुपचाप बैठी रही और अपने अंदर के तूफान को दबाती रही। रोहन आज रात खुद को किसी राजकुमार से कम नहीं समझ रहा था और उसने एक बहुत ही महंगा डिजाइनर शेरवानी पहन रखा था,
जिस पर सोने के तारों का काम किया गया था। वह पूरे हॉल में घूम घूम कर मेहमानों का स्वागत कर रहा था और अपनी होने वाली पत्नी की खूबसूरती के बारे में डींगे हाँक रहा था, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी ट्रॉफी जीत ली हो। उसके दोस्तों का झुंड उसके आसपास था जो उसे बधाई दे रहे थे और विक्रम का मजाक उड़ाते हुए कह रहे थे कि आज उस गरीब किसान को अपनी औकात पता चल जाएगी। रोहन ने जानबूझकर विक्रम को इस समारोह में आमंत्रित किया था क्योंकि वह चाहता था कि विक्रम अपनी आंखों से देखे कि अनन्या अब उसकी पहुंच से कितनी दूर जा चुकी है और वह उसे हमेशा के लिए भूल जाए। यह निमंत्रण उदारता का नहीं बल्कि क्रूरता का प्रतीक था, जिसका उद्देश्य विक्रम के आत्मसम्मान को पूरी तरह से कुचलना था। मिस्टर मल्होत्रा दरवाजे पर खड़े होकर आने वाले हर मेहमान का स्वागत बहुत ही गर्मजोशी से कर रहे थे, लेकिन उनकी मुस्कान के पीछे एक डर छिपा हुआ था जिसे केवल वे ही जानते थे। वे जानते थे कि अगर यह रिश्ता नहीं हुआ तो उनका पूरा कारोबार ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा और वे सड़क पर आ जाएंगे। इसलिए वे हर हाल में इस सगाई को सफल बनाना चाहते थे। उन्होंने शहर के कुछ सबसे बड़े उद्योगपतियों को भी आमंत्रित किया था ताकि वे उन्हें दिखा सकें कि उनका परिवार अभी भी कितना शक्तिशाली और संपन्न है। वहां मौजूद लोग आपस में एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय सौदे के बारे में बातें कर रहे थे जो शहर में होने वाला था, और चर्चा थी कि एक बहुत बड़ा निवेशक आज रात वहां मौजूद हो सकता है। मिस्टर मल्होत्रा को लगा कि अगर वह निवेशक उनकी पार्टी में आ गया तो उनकी किस्मत चमक जाएगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि नियति ने उनके लिए क्या लिखा है। अचानक मुख्य द्वार पर एक हलचल हुई और लोगों का ध्यान उस ओर गया जहां विक्रम खड़ा था, जो हमेशा की तरह अपने साधारण लेकिन साफ सुथरे कपड़ों में था। उसके चेहरे पर न तो कोई घबराहट थी और न ही कोई शर्मिंदगी, बल्कि एक ऐसी शांति थी जो तूफान से पहले समुद्र में होती है। वह उस चकाचौंध भरी दुनिया में बिल्कुल अलग लग रहा था, जैसे कांच के टुकड़ों के बीच कोई हीरा रख दिया गया हो जिसकी चमक को छिपाया नहीं जा सकता। सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की क्योंकि रोहन ने पहले ही निर्देश दे रखे थे कि विक्रम को अंदर आने दिया जाए ताकि उसका अपमान सबके सामने किया जा सके। विक्रम ने हॉल में कदम रखा और उसकी नजरें सीधे अनन्या पर गईं, जो मंच पर बैठी थी, और उसे देखते ही अनन्या की आंखों में एक नई उम्मीद की किरण जाग उठी। रोहन ने जैसे ही विक्रम को देखा, वह अपने दोस्तों के साथ जोर जोर से हंसने लगा और उसने माइक हाथ में लेकर पूरे हॉल का ध्यान विक्रम की ओर आकर्षित किया। उसने व्यंग्य करते हुए कहा कि देखो, आज हमारी खुशी में शामिल होने के लिए गांव से हमारा खास दोस्त आया है, जिसने शायद पहली बार इतनी रोशनी और इतना खाना देखा होगा। रोहन ने मेहमानों से कहा कि वे अपने बटुए और कीमती सामान संभाल कर रखें, क्योंकि गरीबी इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर सकती है और हमें सावधान रहना चाहिए। वहां मौजूद लोग विक्रम की ओर देखकर कानाफूसी करने लगे और कुछ लोग उसे हिकारत भरी नजरों से देखने लगे, जैसे वह कोई अपराधी हो। विक्रम ने रोहन की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और वह शांत भाव से चलता हुआ हॉल के बीच में आ गया, जहां सबकी नजरें उसी पर टिकी थीं। मिस्टर मल्होत्रा गुस्से से तमतमाते हुए विक्रम के पास आए और उन्होंने दबी आवाज में कहा कि उसकी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की, जबकि उसे साफ तौर पर मना किया गया था। उन्होंने विक्रम को चेतावनी दी कि वह चुपचाप एक कोने में खड़ा रहे और तमाशा न बनाए, वरना उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा। विक्रम ने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि वह यहां तमाशा बनाने नहीं, बल्कि एक सच्चाई का गवाह बनने आया है जो आज रात सबके सामने आने वाली है। उसने कहा कि निमंत्रण उन्होंने ही दिया था और एक किसान कभी भी किसी के निमंत्रण का अपमान नहीं करता, चाहे वह निमंत्रण अपमान करने के लिए ही क्यों न दिया गया हो। विक्रम की बातों में इतना आत्मविश्वास था कि मिस्टर मल्होत्रा एक पल के लिए सहम गए और उन्हें समझ नहीं आया कि विक्रम के पास इतना हौसला कहां से आ रहा है। पार्टी का माहौल अब थोड़ा तनावपूर्ण हो गया था, क्योंकि विक्रम की मौजूदगी ने वहां के नकली वातावरण में एक अजीब सी खलबली मचा दी थी। कुछ वेटर विक्रम के पास आए
और उसे ड्रिंक सर्व करने की कोशिश की, जैसे वे उसका मजाक उड़ाना चाहते हों। लेकिन विक्रम ने विनम्रता से मना कर दिया। वह एक पिलर के पास खड़ा हो गया और वहां से पूरे नजारे को देखने लगा, जैसे कोई निर्देशक अपने नाटक का मंचन देख रहा हो। उसने देखा कि कैसे लोग एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं और कैसे पैसे की चमक ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी है, जिससे वे इंसानियत को भूल चुके हैं। विक्रम को उन पर दया आ रही थी, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि वे जिस जहाज पर सवार हैं वह डूबने वाला है और उन्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। तभी हॉल के प्रवेश द्वार पर फिर से हलचल हुई, और इस बार यह हलचल किसी सामान्य मेहमान के लिए नहीं, बल्कि शहर के कुछ सबसे रसूखदार और पावरफुल लोगों के लिए थी। शहर के मेयर और कुछ बड़े सरकारी अधिकारी वहां पहुंचे, और उनके साथ कुछ विदेशी मेहमान भी थे जो बहुत गंभीर लग रहे थे। मिस्टर मल्होत्रा दौड़कर उनके स्वागत के लिए गए, और उन्हें लगा कि उनका मान सम्मान बढ़ गया है, क्योंकि इतने बड़े लोग उनकी पार्टी में आए हैं। लेकिन उन अतिथियों की नजरें किसी और को ढूंढ रही थीं, और वे आपस में बात कर रहे थे कि क्या चेयरमैन साहब यहां पहुंच चुके हैं। यह सुनकर मिस्टर मल्होत्रा के कान खड़े हो गए, क्योंकि वे समझ नहीं पाए कि ये लोग किस चेयरमैन की बात कर रहे हैं। रोहन अभी भी अपनी धुन में मगन था, और वह अनन्या का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती डांस फ्लोर पर ले जाने की कोशिश कर रहा था, ताकि वह सबको दिखा सके कि वह कितना खुश है। अनन्या ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन रोहन ने उसकी कलाई को इतनी जोर से दबाया कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। विक्रम ने यह देखा और उसकी मुट्ठियां भींच गईं, क्योंकि वह अनन्या का अपमान अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह अपनी जगह से आगे बढ़ा, लेकिन तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी, जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति को चौंका दिया। उन विदेशी मेहमानों में से एक ने विक्रम को देख लिया, और वह अविश्वास से अपनी जगह पर रुक गया, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वह विदेशी मेहमान तेजी से भीड़ को चीरता हुआ विक्रम की ओर बढ़ा, और यह देखकर मिस्टर मल्होत्रा और रोहन हैरान रह गए कि इतना बड़ा आदमी उस गरीब किसान के पास क्यों जा रहा है। सबको लगा कि शायद विक्रम ने कोई गलती की है और अब उसे डांट पड़ने वाली है या उसे बाहर निकाला जाएगा। रोहन के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई, और उसने सोचा कि अब विक्रम का खेल खत्म हो गया है और उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया, और संगीत भी बंद कर दिया गया, क्योंकि हर कोई यह देखना चाहता था कि आगे क्या होने वाला है। अनन्या भी अपनी सांसें रोककर उस दृश्य को देख रही थी, और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस विदेशी व्यक्ति ने विक्रम के पास पहुंचकर न तो उसे डांटा और न ही उसका अपमान किया, बल्कि उसने बहुत ही सम्मान के साथ अपना सिर झुकाया और हाथ मिलाया। उसने अंग्रेजी में कुछ कहा, जिसे वहां खड़े लोग समझ नहीं पाए, लेकिन उसका भाव बहुत ही आदरपूर्ण था, जो किसी सीनियर के लिए होता है। विक्रम ने भी मुस्कुराकर उसका अभिवादन स्वीकार किया और बहुत ही सहजता से उससे बात करने लगा, जैसे वे दोनों पुराने परिचित हों। यह देखकर मिस्टर मल्होत्रा के पैरों तले जमीन खिसक गई, और उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि एक मामूली किसान इतने बड़े आदमी को कैसे जानता है। रोहन की मुस्कान उसके चेहरे से गायब हो गई, और उसकी जगह एक अजीब सी घबराहट ने ले ली। मिस्टर मल्होत्रा लड़खड़ाते हुए वहां पहुंचे, और उन्होंने उस विदेशी मेहमान से पूछा कि क्या वह इस आदमी को जानते हैं, क्योंकि यह तो उनके गांव का एक अनपढ़ किसान है। उस विदेशी मेहमान ने मिस्टर मल्होत्रा की ओर एक ऐसी नजर डाली जैसे वह किसी मूर्ख को देख रहा हो, और उसने कहा कि शायद उन्हें कोई गलतफहमी हुई है। उसने बताने की कोशिश की कि विक्रम कौन है, लेकिन विक्रम ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया, क्योंकि वह अभी अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता था। विक्रम ने मिस्टर मल्होत्रा से कहा कि दुनिया बहुत छोटी है और यहां कोई भी किसी को भी जान सकता है, इसलिए किसी को कम आंकने की गलती नहीं करनी चाहिए। माहौल अब पूरी तरह से बदल चुका था, और जो लोग विक्रम का मजाक उड़ा रहे थे अब वे संशय में थे और एक दूसरे से सवाल पूछ रहे थे। कानाफूसी का बाजार गर्म हो गया था, और लोग अनुमान लगाने लगे थे
कि विक्रम कोई साधारण किसान नहीं, बल्कि कोई भेष बदल कर आया हुआ जासूस या सरकारी अधिकारी हो सकता है। रोहन को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि उसका दुश्मन उसकी ही पार्टी में आकर्षण का केंद्र बन गया है और उसकी सगाई की चमक फीकी पड़ गई है। उसने गुस्से में आकर वेटर से माइक छीन लिया और घोषणा की कि अब सगाई की रस्म शुरू होगी और अंगूठियां बदली जाएंगी। वह चाहता था कि जल्द से जल्द यह नाटक खत्म हो और अनन्या आधिकारिक रूप से उसकी हो जाए। अनन्या को मंच के बीच में लाया गया और रोहन ने एक बहुत ही कीमती हीरे की अंगूठी निकाली जो उसने खास तौर पर ऑर्डर देकर बनवाई थी। उसने अनन्या का हाथ पकड़ा और उसकी उंगली में अंगूठी पहनाने की कोशिश की, लेकिन अनन्या ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। मिस्टर मल्होत्रा ने अनन्या को घूरकर देखा और उसे धमकी भरी नजरों से इशारा किया कि वह तमाशा न करे। अनन्या ने बेबसी से विक्रम की ओर देखा जो अभी भी उन खास मेहमानों से घिरा हुआ था और उसे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन विक्रम ने उसकी आंखों की पुकार सुन ली थी और उसने उन मेहमानों से माफी मांगते हुए मंच की ओर कदम बढ़ाया। विक्रम ने बहुत ही भारी और गंभीर आवाज में कहा कि रुक जाओ, क्योंकि यह सगाई नहीं हो सकती और इस नाटक का अब अंत होना चाहिए। उसकी आवाज में इतनी ताकत थी कि रोहन का हाथ हवा में ही रुक गया और पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। मिस्टर मल्होत्रा चिल्लाए कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उनके पारिवारिक मामले में दखल देने की ओर। उन्होंने सुरक्षाकर्मियों को आदेश दिया कि विक्रम को पकड़ लें, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, क्योंकि उन विदेशी मेहमानों और सरकारी अधिकारियों ने सुरक्षाकर्मियों को रोक दिया और विक्रम के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना लिया। विक्रम मंच की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया और उसने रोहन के हाथ से माइक ले लिया, जिसे देने में रोहन इतना डर गया कि वह विरोध भी नहीं कर पाया। विक्रम ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि आज वह यहां केवल एक प्रेमी के रूप में नहीं, बल्कि न्याय के एक प्रतीक के रूप में आया है। उसने कहा कि जिन चेहरों पर आज मुखौटे लगे हैं उन्हें उतारने का समय आ गया है और दुनिया को यह जानने का हक है कि सच्चाई क्या है। उसने मिस्टर मल्होत्रा की ओर इशारा करते हुए कहा कि वे जिसे अपनी सफलता बता रहे हैं वह वास्तव में एक बड़ा धोखा है और आज उस धोखे का पर्दाफाश होगा। यह सुनकर मिस्टर मल्होत्रा का दिल बैठ गया और उन्हें लगा कि उन्हें दिल का दौरा पड़ जाएगा, क्योंकि वे समझ गए थे कि विक्रम कुछ ऐसा जानता है जो उनकी बर्बादी का कारण बन सकता है। वे पसीने से तरबतर हो गए और उन्होंने मदद के लिए इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी उनके पास आने को तैयार नहीं था। विक्रम ने अपनी जेब से एक फोन निकाला और एक बटन दबाया, जिसके साथ ही हॉल में लगी बड़ी स्क्रीन पर कुछ दस्तावेज और वीडियो चलने लगे। यह सन्नाटा अब एक भयानक शोर में बदलने वाला था और मल्होत्रा परिवार के पैरों के नीचे से धरती खिसकने था वाली थी। बैंक्वेट हॉल में लगी विशाल स्क्रीन पर जो दृश्य और दस्तावेज दिखाए जा रहे थे, उन्हें देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की सांसें थम गई थीं और पूरे हॉल में एक भयानक सन्नाटा छा गया था। स्क्रीन पर मल्होत्रा इंडस्ट्रीज और रोहन की कंपनी की गोपनीय वित्तीय रिपोर्टें प्रदर्शित हो रही थीं, जिनमें साफ तौर पर दिखाया गया था कि दोनों ही कंपनियां गहरे कर्ज में डूबी हुई हैं और दिवालिया होने की कगार पर हैं। लाल रंग के मोटे अक्षरों में उन घाटे के आंकड़ों को देखकर निवेशकों के होश उड़ गए थे, जो अब तक मिस्टर मल्होत्रा की बातों पर भरोसा करके बैठे थे और उन्हें अपना आदर्श मानते थे। यह खुलासा इतना सटीक और प्रामाणिक था कि इसे झुठलाना असंभव था, क्योंकि उसमें बैंक के स्टैंप और सरकारी मुहरें साफ दिखाई दे रही थीं, जो उनकी बर्बादी की गवाही दे रही थीं। मिस्टर मल्होत्रा का चेहरा फक पड़ गया था और उनके हाथ पैर कांपने लगे थे, क्योंकि उनका सबसे गहरा राज अब सबके सामने खुल चुका था और उनकी झूठी प्रतिष्ठा की धज्जियां उड़ रही थीं। रोहन ने पागलों की तरह चिल्लाना शुरू कर दिया और वह स्क्रीन को बंद करने के लिए रिमोट ढूंढने लगा, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि सिस्टम का नियंत्रण अब पूरी तरह से विक्रम के हाथ में था।
उसने विक्रम की ओर दौड़ने की कोशिश की और उसे मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन तभी विक्रम ने उसे एक ऐसी नजर से देखा कि उसके कदम वहीं जम गए, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक दिया हो। रोहन चिल्ला रहा था कि यह सब झूठ है और यह आदमी उसे बदनाम करने की साजिश कर रहा है, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। वहां मौजूद मेहमान अब फुसफुसा नहीं रहे थे, बल्कि जोर जोर से सवाल पूछ रहे थे और मिस्टर मल्होत्रा को घेरना शुरू कर दिया था कि उन्होंने धोखे से निवेश क्यों करवाया। अनन्या मंच पर खड़ी होकर यह सब देख रही थी और उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसके पिता और होने वाले पति का साम्राज्य कितना खोखला है और वे केवल झूठ के सहारे जी रहे थे। तभी हॉल के मुख्य द्वार पर एक बार फिर हलचल हुई और इस बार सुरक्षा कर्मियों का एक बड़ा दस्ता अंदर दाखिल हुआ, जिनके बीच में देश के सबसे बड़े उद्योगपति और केंद्रीय मंत्री मिस्टर खन्ना चल रहे थे। मिस्टर खन्ना का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि उनके आते ही शोरगुल बंद हो गया और सभी लोग सम्मान में खड़े हो गए, क्योंकि वे व्यापार जगत के भीष्म पितामह माने जाते थे। मिस्टर मल्होत्रा ने जब उन्हें देखा तो उनकी आंखों में एक उम्मीद की किरण जागी और उन्हें लगा कि शायद मिस्टर खन्ना उनके पुराने संबंधों की खातिर उन्हें इस मुसीबत से बचा लेंगे। वे लड़खड़ाते कदमों से दौड़कर मिस्टर खन्ना के पास गए और हाथ जोड़कर उनका स्वागत करने लगे, जैसे कोई डूबता हुआ आदमी तिनके का सहारा मांग रहा हो। मिस्टर मल्होत्रा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि देखिए सर, यह गरीब किसान हमारी पार्टी में घुस आया है और हम पर झूठे आरोप लगा रहा है। कृपया आप इसे पुलिस के हवाले करवा दीजिए। मिस्टर खन्ना ने मिस्टर मल्होत्रा की ओर एक नजर भी नहीं डाली और उन्हें ऐसे नजरअंदाज कर दिया जैसे वे रास्ते का कोई पत्थर हों जिसे हटाना भी जरूरी नहीं समझा जाता। वे सीधे मंच की ओर बढ़े, जहां विक्रम अभी भी अपनी शांत मुद्रा में खड़ा था और चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जो उसकी जीत का संकेत नहीं बल्कि उसके आत्मविश्वास का प्रतीक थी। पूरे हॉल की नजरें मिस्टर खन्ना पर टिकी थीं और लोग हैरान थे कि इतना बड़ा आदमी मिस्टर मल्होत्रा को छोड़कर उस साधारण से दिखने वाले युवक की ओर क्यों जा रहा है। रोहन अभी भी हक्का बक्का खड़ा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मिस्टर खन्ना मंच की सीढ़ियां चढ़कर विक्रम के बिल्कुल सामने जाकर रुके और उन्होंने जो किया उसे देखकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें फटी रह गईं और उनका मुंह खुला रह गया। मिस्टर खन्ना ने बहुत ही आदर और विनम्रता के साथ विक्रम के सामने अपना सिर झुकाया और हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया, जो केवल एक अधीनस्थ अपने बॉस के लिए करता है। उन्होंने माइक के पास जाकर भारी आवाज में कहा कि उन्हें आने में थोड़ी देर हो गई, जिसके लिए वे चेयरमैन साहब से क्षमा चाहते हैं और आशा करते हैं कि उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं हुई होगी। चेयरमैन साहब शब्द सुनते ही हॉल में जैसे बिजली गिर गई हो और मिस्टर मल्होत्रा के कानों में यह शब्द किसी विस्फोट की तरह गूंजने लगा। वे अपनी जगह पर पत्थर की मूरत बनकर रह गए और उनका दिमाग इस दृश्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था कि जिसे उन्होंने नौकर समझा था, वह देश के सबसे शक्तिशाली लोगों का भी बॉस है। मिस्टर खन्ना ने भीड़ की ओर मुड़कर घोषणा की कि वे आज यहां उस व्यक्ति के सम्मान में आए हैं जो एशिया के सबसे बड़े कृषि और तकनीकी समूह एग्रीटेक ग्लोबल के मालिक और संस्थापक हैं। उन्होंने आगे बताया कि विक्रम केवल एक किसान नहीं है, बल्कि वे उस क्रांति के जनक हैं जिसने देश की कृषि व्यवस्था को बदल दिया है और वे दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक होने के बावजूद अपनी जड़ों से जुड़े रहना पसंद करते हैं। मिस्टर खन्ना ने खुलासा किया कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज और रोहन की कंपनी जिस समूह से कर्ज लेकर चल रही है, वह असल में विक्रम की ही कंपनी है और विक्रम ही उनके सबसे बड़े लेनदार हैं। यह सुनते ही मिस्टर मल्होत्रा के पैरों तले से जमीन खिसक गई और उन्हें चक्कर आने लगा, क्योंकि उन्होंने अपने ही मालिक का अपमान किया था और उसे घर से निकालने की धमकी दी थी। रोहन का अहंकार पल भर में
चूर चूर हो गया और वह शर्मिंदगी के मारे जमीन में गड़ जाना चाहता था, क्योंकि उसने जिस शेर को ललकारा था वह अब उसे निगलने के लिए तैयार खड़ा था। विक्रम ने मिस्टर खन्ना के हाथ से माइक लिया और हॉल में मौजूद सन्न रह गए लोगों को संबोधित किया, लेकिन उसकी आवाज में घमंड का नामो निशान नहीं था। उसने कहा कि उसने कभी अपनी पहचान नहीं छिपाई, बल्कि उसने केवल अपनी सच्चाई दिखाई कि वह एक किसान है, क्योंकि उसके लिए यह पद किसी भी चेयरमैन के पद से बड़ा है। विक्रम ने मिस्टर मल्होत्रा की ओर देखते हुए कहा कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों या बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि उसके कर्मों और संस्कारों से होती है जो उन्होंने आज खो दिए हैं। उसने बताया कि वह देखना चाहता था कि क्या वे अनन्या को एक इंसान के रूप में प्यार करते हैं या केवल एक सौदे के रूप में, और दुर्भाग्य से उन्होंने साबित कर दिया कि उनके लिए पैसा ही सब कुछ है। विक्रम के शब्दों ने मिस्टर मल्होत्रा और उनकी पत्नी को शर्मसार कर दिया और वे नजरें उठाने के लायक भी नहीं बचे थे। मिसेज मल्होत्रा, जो अब तक अपनी रईसी का दिखावा कर रही थीं, अब घबराहट में अपने पल्लू को मरोड़ रही थीं और उन्हें अपनी पिछली हर बात याद आ रही थी जो उन्होंने विक्रम को कही थी। उन्होंने सोचा था कि वे अपनी बेटी को महलों की रानी बना रही हैं, लेकिन उन्होंने उसे एक कंगाल और धोखेबाज रोहन के हाथों में सौंपने की कोशिश की, जबकि असली राजकुमार उनके दरवाजे पर खड़ा था। अनन्या की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन वह विक्रम की दौलत से नहीं, बल्कि उसकी सच्चाई और जीत से खुश थी, क्योंकि उसने आज दुनिया को दिखा दिया था कि सादगी में कितनी ताकत होती है। वह दौड़कर विक्रम के पास गई और उसके बगल में खड़ी हो गई और उसने गर्व से अपने पिता और समाज को देखा, जैसे वह कह रही हो कि उसने सही चुनाव किया था। विक्रम ने अनन्या का हाथ थामा और उसे अपनी ओर खींच लिया, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि अब कोई भी ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती। रोहन ने अपनी आखिरी कोशिश करते हुए चिल्लाया कि यह सब झूठ है और एग्रीटेक ग्लोबल का मालिक कोई और है, लेकिन तभी स्क्रीन पर विक्रम की तस्वीर और कंपनी के दस्तावेज सामने आ गए। मिस्टर खन्ना ने रोहन को चुप रहने का इशारा किया और बताया कि उनकी कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी और गबन के सबूत मिल चुके हैं और पुलिस बाहर उनका इंतजार कर रही है। यह सुनते ही रोहन के दोस्तों ने भी उससे दूरी बना ली और जो लोग कल तक उसकी तारीफ करते थे, अब वे उसे अपराधी की तरह देख रहे थे। विक्रम ने रोहन के पास जाकर कहा कि उसने उसे चेतावनी दी थी कि समय का चक्र जब घूमता है तो सब कुछ बदल जाता है, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी। विक्रम ने कहा कि अब उसे अपनी करनी का फल भुगतना होगा और कोई भी पैसा या सिफारिश उसे कानून के हाथों से नहीं बचा पाएगी। मिस्टर मल्होत्रा ने हिम्मत जुटाकर विक्रम के पास जाने की कोशिश की और माफी मांगने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन विक्रम ने हाथ नहीं मिलाया। विक्रम ने कहा कि माफी गलती की होती है, लेकिन उन्होंने जो किया है वह पाप है, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी की भावनाओं का सौदा किया और एक ईमानदार व्यक्ति के आत्मसम्मान को कुचलने की कोशिश की। उसने घोषणा की कि एग्रीटेक ग्लोबल अब मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के साथ अपने सभी अनुबंध रद्द कर रहा है और उन्हें 1 महीने के अंदर अपना कर्ज चुकाना होगा। यह मिस्टर मल्होत्रा के लिए मृत्युदंड के समान था, क्योंकि वे जानते थे कि उनके पास चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है और वे पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। वे हताशा में वहीं फर्श पर बैठ गए और अपने सिर को हाथों में छिपा लिया। समारोह में आए मेहमान अब विक्रम के आसपास भीड़ लगाने लगे थे और वे लोग जो कल तक उसे गंदे किसान कहकर बुला रहे थे, अब उससे हाथ मिलाने और अपना परिचय देने के लिए आतुर थे। लेकिन विक्रम ने किसी को भी भाव नहीं दिया और उसने केवल अपने कुछ खास सहयोगियों और मिस्टर खन्ना से बात की। उसने दिखा दिया कि वह इस झूठी दुनिया का हिस्सा नहीं है और उसे इन लोगों की चापलूसी की कोई जरूरत नहीं है। विक्रम ने अनन्या से पूछा कि क्या वह इस जगह से चलना चाहती है, क्योंकि यहां का माहौल अब सांस लेने लायक नहीं रह गया है। अनन्या ने सिर गान है हिलाया और उसने अपनी भारी सगाई की अंगूठी उतारकर रोहन की ओर फेंक दी, जो उसके चेहरे से टकराकर जमीन पर गिर गई। विक्रम और अनन्या एक साथ मंच से नीचे उतरे
और भीड़ अपने आप उनके रास्ते से हट गई, जैसे वे किसी राजा और रानी को रास्ता दे रहे हों। मिस्टर मल्होत्रा और रोहन अपनी ही बनाई हुई दुनिया के मलबे में दबे हुए पीछे रह गए और उनकी आंखों के सामने उनका सब कुछ खत्म हो गया था। विक्रम ने बाहर निकलकर खुली हवा में सांस ली और उसने महसूस किया कि आज उसने केवल अपनी नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति की लड़ाई जीती है जिसे उसकी गरीबी या सादगी के कारण अपमानित किया जाता है। उसकी गाड़ी अब आ चुकी थी, जो कोई साधारण गाड़ी नहीं बल्कि एक काले रंग की बुलेट प्रूफ लिमोजिन थी, जिसे देखकर लोगों की आंखें फिर से चौंधिया गईं। ड्राइवर ने सम्मान से दरवाजा खोला और विक्रम ने अनन्या को बैठाया। जैसे ही गाड़ी चली, विक्रम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वह जानता था कि उसने अतीत को पीछे छोड़ दिया है और अब एक नई शुरुआत उनका इंतजार कर रही है। होटल के अंदर का शोर अब शांत हो चुका था और वहां केवल सिसकियों और पछतावे की आवाजें बची थीं। ये रात उन लोगों के लिए एक सबक बन गई थी जिन्होंने चमकते हुए कांच को हीरा और असली हीरे को पत्थर समझने की भूल की थी। विक्रम की असलियत ने न केवल मल्होत्रा परिवार को बल्कि पूरे समाज को यह सिखा दिया था कि इंसान का असली कद उसकी सोच और उसके कार्यों से नापा जाता है, न कि उसकी संपत्ति के प्रदर्शन से। विक्रम और अनन्या के उस भव्य होटल से चले जाने के बाद वहां का दृश्य किसी युद्ध के मैदान जैसा हो गया था, जहां केवल हार और विनाश के निशान बचे थे। मिस्टर मल्होत्रा, जो कुछ समय पहले तक अपनी झूठी शान में चूर थे, अब फर्श पर बैठे थे और उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था, क्योंकि उनके निवेशक और लेनदार उन्हें घेरे हुए थे। वे लोग जो कल तक उनके दोस्त होने का दावा करते थे, अब अपने पैसे वापस मांग रहे थे और उन्हें धमकियां दे रहे थे, जिससे मिस्टर मल्होत्रा का रहा सहा सम्मान भी धूल में मिल गया था। पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई वहां पहुंची और अधिकारियों ने रोहन को धोखाधड़ी और गबन के आरोप में हथकड़ी पहना दी, जो अपनी महंगी शेरवानी में अब किसी विदूषक जैसा लग रहा था। रोहन चिल्ला रहा था और अपने पिता का नाम ले रहा था, लेकिन इस बार उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया, क्योंकि सभी जानते थे कि डूबते जहाज से दूर रहना ही समझदारी है। मीडिया के कैमरे जो सगाई की चमक दमक रिकॉर्ड करने आए थे, अब इस हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी और मल्होत्रा परिवार के पतन को ब्रेकिंग न्यूज के रूप में प्रसारित कर रहे थे। अगले कुछ हफ्तों में दिल्ली के उस आलीशान बंगले पर बैंक का ताला लटक गया, जिसे मिस्टर मल्होत्रा अपनी प्रतिष्ठा का प्रतीक मानते थे, और उन्हें अपनी पत्नी के साथ साक पर आना पच। उनकी सारी संपत्ति, गाड़ियां और गहने कर्ज चुकाने के लिए नीलाम कर दिए गए और समाज ने उनसे पूरी तरह मुंह मोड़ लिया, जिससे उन्हें अपनी असली हैसियत का पता चल गया। उन्हें शहर के एक छोटे और गंदे इलाके में किराए के एक कमरे में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा, जहां न तो एसी की ठंडक थी और न ही नौकरों की फौज। मिसेज मल्होत्रा, जो कभी धूल मिट्टी से नफरत करती थी, अब खुद घर का काम करने और बर्तन धोने के लिए विवश थीं, और उनके हाथों के छाले उन्हें हर पल विक्रम के अपमान की याद दिलाते थे। यह समय उनके लिए केवल आर्थिक तंगी का नहीं था, बल्कि आत्ममंथन का था, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि जिस पैसे पर उन्हें इतना घमंड था, वह कितनी जल्दी हाथ से फिसल सकता है। दूसरी ओर रत्नागिरी के शांत और हरे भरे वातावरण में विक्रम और अनन्या का जीवन एक नई और सकारात्मक दिशा में बढ़ रहा था, जहां शहरी शोरगुल की कोई जगह नहीं थी। अनन्या ने शहरी कपड़े छोड़कर साधारण साड़ी पहनना शुरू कर दिया था और वह खेतों में विक्रम के साथ काम करती थी, जिससे उसे एक अजीब सी मानसिक शांति मिलती थी। उसे अब महंगे रेस्तरां के खाने की नहीं, बल्कि चूल्हे पर बनी रोटियों की आदत हो गई थी, और उसने महसूस किया कि असली खुशी सादगी में है। विक्रम अभी भी अपनी कंपनी का काम संभालता था, लेकिन वह अपना ज्यादातर समय गांव के विकास और किसानों को नई तकनीक सिखाने में बिताता था, ताकि वे भी आत्मनिर्भर बन सके। गांव के लोग अनन्या को बहुत सम्मान देते थे और उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे, जिससे अनन्या को वह परिवार मिल गया था जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी।
एक दिन जब विक्रम अपने खेतों में बुवाई की तैयारी कर रहा था, तो उसने देखा कि गांव के बस स्टॉप पर एक बूढ़ा और थका हुआ जोहा उतरा है, जिनके कपड़े पुराने और मैले थे। ध्यान से देखने पर उसे एहसास हुआ कि यह कोई और नहीं बल्कि मिस्टर और मिसेज मल्होत्रा हैं, जो अब पूरी तरह से टूट चुके थे और जिनके चेहरे पर झुर्रियां और मायूसी साफ दिखाई दे रही थी। वे डरते डरते विक्रम के घर की ओर बढ़ रहे थे और उनकी चाल में वह पुराना अहंकार नहीं था, बल्कि एक संकोच और शर्मिंदगी थी। गांव के लोग उन्हें आश्चर्य से देख रहे थे, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही लोग हैं जो कुछ महीने पहले बही गांजी में आए थे और जिन्होंने गांव का अपमान किया था। अनन्या घर के बाहर तुलसी के पौधे को पानी दे रही थी और अपने माता पिता की यह हालत देखकर उसका दिल पसीज गया और वह दौड़कर उनके पास गई। मिस्टर मल्होत्रा अपनी बेटी को देखकर फूट फूट कर रोने लगे और उन्होंने हाथ जोकर उससे माफी मांगी, क्योंकि उन्हें अपनी गलती का गहरा एहसास हो चुका था। उन्होंने बताया कि रोहन जेल में है और उनके पास रहने के लिए छत भी नहीं बची है और समाज ने उनका बहिष्कार कर दिया है। मिसेज मल्होत्रा ने विक्रम के पैर पकड़ने की कोशिश की और रोते हुए कहा कि उन्होंने उसे पहचानने में बहुत बड़ी भूल की और हीरे को पत्थर समझकर ठुकरा दिया। विक्रम ने उन्हें झुकने नहीं दिया और बहुत ही सम्मान के साथ उन्हें उठाया और घर के अंदर ले गया, जैसे एक आदर्श दामाद को करना चाहिए। विक्रम ने उन्हें पानी पिलाया और शांत किया और कहा कि अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उससे सीख लेकर भविष्य को सुधारा जरूर जा सकता है। विक्रम ने बहुत ही गंभीर और सधे हुए शब्दों में उनसे कहा कि वह उनकी मदद जरूर करेगा, लेकिन वह उन्हें पैसे देकर उनका अहंकार वापस नहीं लाएगा, बल्कि उन्हें जीने का सही तरीका सिखाएगा। उसने प्रस्ताव रखा कि वे गांव में ही रहें और यहां के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम करें, क्योंकि मिस्टर मल्होत्रा के पास अच्छा अनुभव और ज्ञान है। विक्रम का मानना था कि मेहनत की कमाई ही इंसान को असली सुख देती है और अगर वे फिर से मुफ्त के पैसे पर निर्भर हुए तो वे कभी नहीं सुधर पाएंगे। मिस्टर और मिसेज मल्होत्रा ने सिर झुकाकर विक्रम की शर्त मान ली, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि इज्जत पैसे से नहीं बल्कि काम और व्यवहार से कमाई जाती है। यह उनके लिए एक नया जन्म था, जहां उन्हें अपनी पुरानी पहचान छोड़कर एक साधारण इंसान की तरह जीना था। समय बीतता गया और गांव के माहौल ने मिस्टर और मिसेज मल्होत्रा को पूरी तरह बदल दिया और उनके चेहरे पर अब तनाव की जगह एक संतोषजनक मुस्कान रहने लगी थी। वे सुबह जल्दी उठते, स्कूल में बच्चों को पढ़ाते और शाम को गांव के सत्संग में शामिल होते, जिससे उन्हें वह मानसिक शांति मिली जो उन्हें दिल्ली के बंगले में कभी नहीं मिली थी। उन्होंने देखा कि विक्रम कितना महान है, जो इतना अमीर होने के बावजूद जमीन पर सोता है और सबकी मदद करता है, और उन्हें अपने दामाद पर गर्व होने लगा। अनन्या भी अपने माता पिता के इस बदलाव से बहुत खुश थी और उसे लगा कि आखिरकार उसका परिवार एक हो गया है और अब उनके बीच कोई दीवार नहीं है। विक्रम ने साबित कर दिया था कि बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका सामने वाले को। कुछ महीनों बाद गांव में एक भव्य लेकिन पारंपरिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विक्रम और अनन्या हमेशा के लिए एक दूजे के हो गए। इस शादी में कोई भी विदेशी फूल या महंगे डीजे नहीं थे, बल्कि गांव के ढोल और लोकगीत थे और पूरा गांव बाराती बनकर शामिल हुआ था। अनन्या ने लाल रंग का जोहा पहना था और वह किसी भी बॉलीवुड अभिनेत्री से ज्यादा सुंदर लग रही थी, क्योंकि उसके चेहरे पर असली खुशी की चमक थी। मिस्टर मल्होत्रा ने कन्यादान किया और उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि कृतज्ञता के थे कि उनकी बेटी को एक देवता जैसा पति मिला है। वहां मौजूद हर व्यक्ति ने नवविवाहित जौवे पर फूलों की वर्षा की और आशीर्वाद दिया कि उनकी जौवे हमेशा सलामत रहे। शादी के बाद की दावत में शहर के कुछ बड़े लोग भी आए थे, जिनमें मिस्टर खन्ना और अन्य उद्योगपति शामिल थे, लेकिन उन्होंने भी गांव के साधारण तरीके से ही जमीन पर बैठकर भोजन किया। विक्रम ने यह सुनिश्चित किया कि अमीरी और गरीबी का भेद खत्म हो जाए
और सब एक साथ मिलकर खुशियां मनाएं। रोहन की खबर आई कि उसे लंबी सजा हुई है और उसकी कंपनी नीलाम हो चुकी है, जिससे यह साबित हो गया कि बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। मिस्टर मल्होत्रा ने विक्रम से कहा कि आज उन्हें महसूस हो रहा है कि वे दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, क्योंकि उनके पास एक ऐसा परिवार है जो हर सुख दुख में साथ खड़ा है। यह रात रत्नागिरी के इतिहास में हमेशा याद रखी जाने वाली थी, जब प्रेम और सत्य की जीत हुई थी। कहानी के अंत में विक्रम और अनन्या अपनी झोपड़ी के बाहर उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे जहां से उनकी कहानी शुरू हुई थी, और आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और खेतों में लहलहाती फसलें चांदनी में नहा रही थीं, जो विक्रम की मेहनत और लगन का परिणाम थीं। अनन्या ने अपना सिर विक्रम के कंधे पर रखा और पूछा कि क्या उसे कभी शहर की चकाचौंध की याद नहीं आती या वहां वापस जाने का मन नहीं करता। विक्रम मुस्कुराया और उसने जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और उसे अनन्या के हाथ में देते हुए कहा कि यही उसका असली सोना है और यही उसकी पहचान है। उसने कहा कि शहर उसे दौलत दे सकता है, लेकिन यह मिट्टी उसे सुकून देती है और सुकून की कोई कीमत नहीं होती। विक्रम ने कहा कि जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं है कि आपने कितना कमाया, बल्कि यह है कि आपने कितने लोगों का जीवन बदला और कितनों के चेहरों पर मुस्कान लाई। उसने अनन्या को वचन दिया कि चाहे वह दुनिया का सबसे बड़ा चेयरमैन बन जाए, लेकिन वह हमेशा उसका वही साधारण किसान रहेगा जिससे उसने प्यार किया था। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा और उसे विश्वास हो गया कि उसका भविष्य सबसे सुरक्षित हाथों में है और उसे अब किसी भी तूफान से डरने की जरूरत नहीं है। दूर कहीं किसी मंदिर की घंटी बज रही थी, जो उनके नए जीवन के शुभारंभ का संकेत दे रही थी, और प्रकृति भी इस मिलन पर अपनी सहमति दे रही थी। और इस तरह एक किसान ने न केवल अपने प्यार को जीता, बल्कि उसने अभिमान को हराकर स्वाभिमान की स्थापना की। आज एग्रीटेक ग्लोबल दुनिया की शीर्ष कंपनियों में से एक है और विक्रम का नाम सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल है, लेकिन उसकी जीवन शैली आज भी नहीं बदली है। रत्नागिरी अब एक आदर्श गांव बन चुका है, जहां आधुनिक तकनीक और पारंपरिक मूल्यों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है और दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं। मिस्टर और मिसेज मल्होत्रा अब गांव के सबसे सम्मानित बुजुर्गों में गिने जाते हैं और वे अक्सर आने वाले पर्यटकों को गर्व से बताते हैं कि उनका दामाद एक किसान है। वे अपनी पुरानी गलतियों को याद करके हंसते हैं और नई पीढ़ी को सिखाते हैं कि किसी को उसके कपों से नहीं आंकना चाहिए। विक्रम अक्सर खेतों में खड़ा होकर उगते हुए सूरज को देखता है और ईश्वर का धन्यवाद करता है कि उसने उसे शक्ति दी कि वह अपनी जजों से जुझा रहे। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं, और अंत में जीत उसी की होती है जो अपने मूल्यों पर अडिग रहता है।